जी प्यारे बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, हम शुरू करते हैं क्लास। जो लोग मौजूद हैं उन्हें आवाज़ आ रही है। तो जनाब अली, जो ट्रायल बैलेंस हम बना रहे थे उसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई, अगर मैं गलत ना हूं, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। और कॉन्ट्रा रेवेन्यू एक ही नाम है, सेल्स डिस्काउंट, अमाउंट है 5000 रुपीज़। तो हम आते हैं जनाब और यहाँ पर लिख देते हैं 22nd नंबर पर क्या लिख देते हैं, सेल्स डिस्काउंट। और सेल्स डिस्काउंट की अमाउंट है 5000 रुपीज। सेल्स क्रेडिट में होती है तो सेल्स डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, डेबिट में होना चाहिए। बस जनाब, यहां पर अब हो जाएगा टोटल। और ट्रायल बैलेंस का टोटल हो या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल, टोटल हमेशा बराबर होने चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, जो लोग मेरे साथ बना रहे हैं उनके टोटल्स भी टैली हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे साथ नहीं बना रहे, अगर उनके पास एक अदद कैलकुलेटर है तो कोशिश करें अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से उस कैलकुलेटर को चलाएं। इंशाल्लाह उसमें 4,08,000 आंसर आ जाएगा, आज के दिन ही आ जाएगा। तो आपको तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि पेपर में कुछ इस तरह की चीज भी आ सकती है कि वो ट्रायल बैलेंस अधूरा बना के दे दे, उसका टोटल का एमसीक्यू पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। एमसीक्यू आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल। आपके पास 3 कैटेगरी होती है एमसीक्यूज की, अगर आपने अभी तक देखे हो। एसएलओस, एसएलओस जब आपने एसएलओस पढ़े तो हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन उसमें 3 तरह की चीजें होती हैं। एक नॉलेज बेस, एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, और एक एप्लीकेशन बेस। अकाउंटिंग एप्लीकेशन का सब्जेक्ट अगरचे के बहुत ज्यादा है, लेकिन एप्लीकेशन से पहले अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। नॉलेज तो बहुत कम होती है, नॉलेज की बातें कम होती हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल की चीजें ज्यादा होती हैं। और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की वेटेज तकरीबन मिलती जुलती है। जी मेरा बेटा, बहुत ज्यादा फर्क है। फाइनेंस तो एक मतलब अकाउंटिंग तो इनिशियल स्टार्टअप वर्क है, और फाइनेंस जो है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। उस फाइनेंस में ये भी आता है कि हम अपने पैसे को अपने पास यहाँ ऑफिस में रख के बैठे रहें या बैंक में रखकर इसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करें। हमें फ्यूचर में हमें मशीन खरीदनी चाहिए या लीज पे लेनी चाहिए, बहुत कुछ। हमें और लोगों को मालिक बनाना चाहिए या कर्जा लेके अपना बिजनेस चलाना चाहिए। तो फाइनेंस एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, और अकाउंटिंग एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है। फाइनेंस देखें ना, आप एमबीए इन फाइनेंस करते हैं, एमबीए इन अकाउंटिंग नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो इसका मतलब होता है वो अकाउंटिंग में भी आपको ज्यादा पढ़ाना चाह रहे हैं। और ये बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कोई बहुत पुरानी, मेरे वक्तों की डिग्री नहीं है, ये तो अभी चंद सालों पहले इंट्रोड्यूस हुई है। वरना कॉमर्स में ज्यादातर क्या होता था कि बीबीए होता था, बीकॉम होता था। ठीक है, ये बीएस तो बाद में आया है, यानी ये रिसेंटली कोई 4-5 साल पुरानी प्रोडक्ट है ये। और ज्यादातर लोग क्या करते थे, सीए करते थे, या फिर आईसीएमए करते थे, या फिर पिफ्फा, एसीसीए, इस तरफ आते थे, जो अकाउंटेंसी की तरफ जाना चाहते थे। जो अकाउंटेंसी की तरफ नहीं जाना चाहते थे, जो लोग मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, सप्लाई चेन की तरफ जाना चाहते थे, वो लोग सिंपल बीबीए करते थे। और बीबीए में आगे जाके जब आप बीबीए करते हैं तो आपसे वो एंड में पूछते हैं कि आप स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहेंगे, और फिर मास्टर्स भी आप उसी में करते हैं अपना। बहरहाल, ये नॉलेज की बात हो गई, आपने नॉलेज की बात पूछी थी। आई होप आप मेरी बात समझ गए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि एमसीक्यूज नॉलेज बेस बहुत हल्के होते हैं, इतने हल्के कि आप उसे पढ़ते हैं और आप जवाब पे टिक कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग में, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो नॉलेज बेस एमसीक्यूज पे आप ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश ना कीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग पे भी अपना दिमाग एक लिमिट में चलाइएगा। एप्लीकेशन में दिमाग हाजिर रखिएगा, क्योंकि उसके डिस्ट्रैक्टर इतने खतरनाक होते हैं। जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपने गलत काम किया तो वो गलत काम का डिस्ट्रैक्टर वहां मौजूद होगा, और आप उसको समझ के कि हाँ यही जवाब आ रहा है, और आप उसे सिलेक्ट कर देंगे, बोलेंगे हाँ हाँ मेरे कैलकुलेटर में भी ये आंसर है, और वहां पे वो होगा मौजूद गलत वाला। समझ रहे हैं? तो इसलिए नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यूज जो होते हैं, उसमें मेरा मानना है, आप मुझसे आर्गुमेंट कर सकते हैं बिला झिझक, उसमें मेरा मानना यह कि वो पढ़ने के बाद जवाब हमारे दिमाग में होता है। हम बस जवाब को तलाश करते हैं कि ये जवाब है इसमें, और टिक करते हैं।
एप्लीकेशन बेस में हम पूरा प्रोसेस करते हैं, पूरा काम करते हैं, और पूरा काम करने के बाद जवाब आता है कैलकुलेटर में, या फिर हमारे पास कहीं अपना मैनुअल कैलकुलेशन बनाकर, और फिर हम देखते हैं कि अब वो जवाब उसमें है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में आमतौर पे हमारा दिमाग उस लेवल तक नहीं जाता, बस हमें पता होता है कुछ चीजों का जवाब। अच्छा जी, आगे बढ़ता हूं अब मजीद। और ये ट्रायल बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे, वैसे तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और भी डिस्कस करने हैं, आपको मैं असाइन कर देता हूं, आप घर से बना कर आए। पहले मुझे ईमानदारी से बताएं, बिल्कुल सच सच, आज अच्छे खासे लोग मौजूद हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो 24 लोग हैं आज क्लास में, ऐसा ही है? 24 है ना? 25? हाँ 25 है, सही बोल रहे हैं आप, ये यहाँ बैठे हैं ना, ओके। तो 25 स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लास में, और बाकी लोग घर पे भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह 22 स्टूडेंट्स। मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मुश्किल लग रहा है? अगर लग रहा है तो बताइए, ताकि मैं इसको आसान और बनाने की कोशिश करूं, आपको इंडिविजुअल गाइड करूं जहां पे आपको जरूरत है। आपको अगर एडजस्टमेंट बनानी आती है ना, तो अब ये एसएलओ आपके लिए आसान है। और अगर आपको एडजस्टमेंट बनानी नहीं आती, तो आप सबसे ज्यादा मेहनत एडजस्टमेंट बनाने पे करो, क्योंकि अगर आपने बेस अपनी अच्छी बना ली तो आपके लिए ये सारे काम आसान है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो ईमानदारी से बताएं, कंफर्टेबल हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में? आपका बताना मुझे लग रहा है बहुत कंफर्टेबल है माशाल्लाह। एंडिंग ओपनिंग नहीं आ रही? बस आप, कोई बात नहीं, आप सुबह दोपहर शाम पी जाएं उसको। क्या? ओपनिंग की नेचर एक्सपेंस और एंडिंग की दो नेचर, जो मैंने लिखवाई रजिस्टर में। और अगर आप चाहती हैं इसके बारे में जानना, तो या तो फिर इंडिविजुअली मुझसे जब मौका मिले, ऐसे में कभी फरागत नजर आऊं, कभी घूमते फिरते कॉलेज में, पूछ लीजिएगा, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। सर, एक्सपेंस, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी समझ में नहीं आई, या एक्सपेंस और रेवेन्यू समझ में नहीं आया? एक्सपेंस एंड, बेटा मैंने जब मर्चेंडाइज की एडजस्टमेंट पढ़ाई थी ना, तो उस वक्त मैंने बहुत लिमिट में रहते हुए इसके बारे में बात की थी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप, अगर आप अपने पास डेट मेंटेन करते हैं, आप डेट लिखते हैं अपने रजिस्टर में, जिस दिन का लेक्चर मैं डिलीवर करता हूं, तो आप उस दिन की डेट का जाके वहां लेक्चर देखें रिकॉर्डेड। क्योंकि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को एक लाइन की बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा क्लास में एक डिस्कशन छिड़ी, ताहा नदीम ने मुझे लिख के भेजा, नहीं ताहा नईम ने मुझे लिख के भेजा कि आप कैपिटल के बाद यहां लिख दें एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। तो मैंने इतनी देर तक तो उसी पे क्लास ले ली, तो अब मैं दोबारा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी पे बात करूंगा तो ये पूरी क्लास कम पड़ जाएगी, इतना बड़ा टॉपिक है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का अकाउंट प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए बनाया जाता है। उसमें तमाम एक्सपेंसेस को ले जाके क्लोज करते हैं, तमाम इनकम को ले जाके क्लोज करते हैं, ठीक है? तो मेरा ख्याल है आप तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख भी लेते हैं माशाल्लाह, है ना? तो आप देखिएगा, नहीं मिले तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा लेक्चर है, किस डेट का है, ये मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। अच्छा प्यारे बच्चों, तो आपको एक काम ये करते हैं कि हम आपको असाइन कर देते हैं फर्दर क्वेश्चंस, जिसमें आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस घर से बना लें। क्या ख्याल है? एक आप बना लें क्वेश्चन 25 का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और बस एक ही बना लें, मेरा ख्याल है इसके बाद आप थक जाएंगे। क्या ख्याल है? तो अब बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं समझ आ रहा है, तो फिर मैं आपको अभी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस करवाऊं, या फिर ये वाला एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अभी बनाए हम, और वर्कशीट के ऊपर कल से बात करें। मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी हो जाए और आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से एकदम वर्कशीट पे आ जाएं और बोलें सर वर्कशीट तो बहुत मुश्किल है। ये है वर्कशीट, अगर आप देखना चाहते हैं जो अगली चीज मुझे पढ़ानी है, ये है वर्कशीट। ये वर्कशीट का फॉर्मेट बना हुआ है, इसको 10 कॉलम वर्कशीट कहते हैं। 10 कॉलम वर्कशीट, ये 10 कॉलम्स हैं, और ये पूरे नजर नहीं आ रहे आपको स्क्रीन पे इस वक्त? अब नजर आ रही है वर्कशीट? ये क्या होती है, ये क्यों बनती है? आसान लफ्जों में यूं समझ लो, सारी अकाउंटिंग करने के बाद, बिजनेस की सारी अकाउंटिंग कर लेने के बाद, जब ओनर के सामने बिजनेस की रिपोर्ट्स पेश करनी हो, उसे यह बताना हो कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, आज हमारे पास कितने पैसे हैं, आज हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, आज हमें किससे कितने रुपए लेने हैं, आज हमें किसको कितने रुपए देने हैं, हमारा फर्नीचर कितने का है, हमारी बिल्डिंग कितने की है, आप मालिक कितने के हैं। ये सारी चीजों को आप अगर बताना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। और वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के तहत बनाया जाता है।
तो वो बनाने से पहले, ये वर्कशीट के बारे में बातें हो रही हैं आपसे, ये मैं इंट्रो दे रहा हूं एक तरीके से। वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने से पहले अगर बिजनेस का डेटा बहुत सारा हो, बिजनेस का डेटा अगर बहुत सारा हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो, तो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि हर अकाउंट का बैलेंस एक तो एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है, फिर उस अकाउंट के बैलेंस को प्रॉपरली जहां जाना है, जिस जगह प्लेस होना है, अगर वो प्लेस होने में गलती हो जाए तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाने के बाद वो टैली ना हो रहे हो तो ये सबसे मुश्किल काम होता है। आप में से यहाँ एक दो ही लोग हैं मेरा ख्याल है इस क्लास में, बाकी आज वहां पे ऑनलाइन में बैठे हुए, वो मेरी बात से शायद एग्री करें, और अगर डिसएग्री करें तो मैं बहुत खुशी से उनकी बात सुनूंगा। आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है वो जानते हैं कि बैलेंस शीट अगर टैली ना हो तो बड़ा दुख होता है इंसान को, और फिर उसको टैली करने के लिए दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है, जीरो से दोबारा से बनाना पड़ता है सारा काम। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो बैलेंस शीट होती हैं और जो इनकम स्टेटमेंट होते हैं, अगर आपने इनकम स्टेटमेंट में गलती की तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, एडजस्टमेंट में गलती की तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, प्लस माइनस में डेबिट क्रेडिट में आपने गलती की आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो बहुत मामलात होते हैं। इसलिए ऐसा बिजनेस जहां पर बिजनेस में ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हो, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो ट्रांजैक्शन की, अटेंडेंस में तो टाइम है ना बेटा, अभी ले लेंगे इंशाल्लाह अटेंडेंस थोड़ी देर में। तो ऐसी सूरत में वहां पर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले क्या चीज बनाता है? वर्कशीट। और ये वर्कशीट आसान लफ्जों में वर्किंग पेपर्स की तरह है, यानी कोई काम करने से पहले आप उसकी तैयारी करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखना, ये कोई क्या कहना चाहिए कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ओनर की खिदमत में पेश नहीं किया जाता। सर क्यों? ओनर को डेबिट क्रेडिट समझाने की जरूरत नहीं है, ओनर को सिर्फ ये देखना है बिजनेस करने से प्रॉफिट कितना हुआ। ऑल दो कि यहां से प्रॉफिट नजर आएगा, मैं आपको इस वर्कशीट में भी प्रॉफिट दिखाऊंगा, लेकिन ओनर्स के लिए एक ऐसा फॉर्मेट बनाया जाएगा जो पूरी दुनिया के ओनर्स पढ़ के समझ जाएं, जो एक आम इंसान भी पढ़े और उसे पता चल जाए कि ये बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के तहत बनाएंगे, वो फॉर्मेट तो बाद में डिस्कस होगा। पहले मैं चाहता हूं अपने बच्चों को किसी तरह ये समझा दूं और सिखा दूं कि इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी नस्ल की चीजें जाएंगी, बैलेंस शीट में कौन कौन सी नस्ल की चीजें जाएंगी। नस्ल समझ आ रही है? 5 ही नस्ल की चीजें पढ़ते हैं अकाउंटिंग में हम, 5 ही अब्बू हैं अकाउंटिंग के, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तो जब आप इस तरह से मेरे साथ यहाँ वर्कशीट बनाएंगे तो क्योंकि ये आपके एसएलओ का हिस्सा भी है, बनानी भी आनी चाहिए, इसके बारे में भी पता होना चाहिए क्यों बन रही है। जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो तो हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने से पहले अपने काम को आसान बनाने के लिए, चेक करने के लिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर हमसे यहाँ गलती हो रही है, ये वर्कशीट टैली नहीं हुई अगर हमारी, तो हम आगे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये हमारी वर्कशीट टैली नहीं होती। तो वर्कशीट इज जस्ट लाइक अ अस्सलाम वालेकुम सर। वर्किंग पेपर। जी फरमाइए। सर इसमें तो वर्कशीट में तो आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का भी लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाद बनेगा या उससे पहले बनेगा? बेटा ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले बनेगा। असल में हम, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे मैंने कॉलम बनाए हुए डेबिट और क्रेडिट। आप तो माशाल्लाह थोड़ा सा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड रखते हो, इनकम स्टेटमेंट क्या ऐसे बनता था मुझे बताओ? इनकम स्टेटमेंट तो एक नहीं पर्टिकुलर सर। फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट तो एक जी पर्टिकुलर वो फॉर्मेट का फॉर्मेट नाम होता है है ना। सर। बिल्कुल, बैलेंस शीट भी एक जी सर। पर्टिकुलर फॉर्मेट का नाम है। तो असल जी में सर बिल्कुल। ये वर्कशीट बनाने से क्या होगा, ये वर्कशीट बनाने से बच्चों को नींद आएगी, फिर मैं उन्हें उठाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा बेटा वर्कशीट बनाने से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में किस किस तरह की चीजें जाती हैं, पहले उन्हें ये पता चल जाए। जब आप यहाँ मेरे साथ अभी इंशाल्लाह ये वर्कशीट शुरू करेंगे बनाना, तो आप देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट में कौन सी तरह की चीजें आ रही हैं और बैलेंस शीट में कौन सी तरह की। फिर इनकी प्रेजेंटेशन बाद में सिखाऊंगा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट की चीजें जब यहाँ सब आ जाएंगी, सब डेबिट क्रेडिट हो जाएंगी, तो मुझे पता चल जाएगा बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को क्या लॉस हुआ। इसी तरह बैलेंस शीट में सारी चीजें आ जाएंगी, मुझे पता चल जाएगा मुझे किससे कितने रुपए लेने हैं, किसको कितने रुपए देने हैं, सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन वो एक अकाउंटेंट देखकर समझ सकता है ये डेबिट क्रेडिट, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये एक अकाउंटेंट के लिए है।
आसान लफ्जों में आप यूं समझ लें कि आप एक अकाउंटेंट अपने काम को आसान बनाने के लिए अपनी सहूलत के लिए वर्कशीट बनाता है। ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये अपनी सहूलत के लिए बनाया जाता है। और ऐसे बिजनेस जहां ट्रांजैक्शन बहुत थोड़ी सी हो वहां पर वो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं, वो लोग तो वर्कशीट भी नहीं बनाते। प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल आपने वर्कशीट बनानी है। और कैसे बनानी है, उसके लिए इस वर्कशीट को कहा जाता है 10 कॉलम वर्कशीट। ठीक है, और ये हम पहले बनाएंगे। सही मशहूद, आपको मेरी बात समझ में आ गई? जी जी सर, थैंक यू। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनेगा, और ये बनाने से फायदा ये होगा कि आप जहनी तौर पे तैयार हो जाएंगे कि इनकम स्टेटमेंट में जो चीजें यहां लिखूंगा इन कॉलम्स के अंदर, डेफिनेटली वही चीजें इनकम स्टेटमेंट जब बनेगा फॉर्मेट में तो वहां पर प्रेजेंट होंगी एक पर्टिकुलर अंदाज से। वो अंदाज उस वक्त कम से कम मेरे बच्चों को ये तो पता होगा कि इनकम स्टेटमेंट में कौन सी चीजें लिखनी है, कैसे लिखनी है वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन उन्हें पता होगा कि सेल्स इनकम स्टेटमेंट में जाती है, उन्हें पता होगा अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में आता है। उसे लिख के कैसे दिखाना है वो सर इमरान बता देंगे उसका। और मजे की बात है, आपके पास एसएलओ मैंने दिया हुआ है ना, आप एसएलओ के लास्ट पेजेस में जाके देखिएगा, आपके पास एनेक्सर्स हैं कुछ कुछ आखिर में 4 5 6 पेजेस अटैच हुए हैं, और उनमें फर्स्ट ईयर के लेवल के लिहाज से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट मौजूद है, और सेकंड ईयर में कंपनी के लिहाज से भी फॉर्मेट मौजूद है। आप सेकंड ईयर वाले इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं देखेंगे। आप घर जाके अगर एसएलओ देखना चाहें तो आपको बता रहा हूं जी, अभी पता नहीं आपके पास इसमें आखिरी पेजेस चेक करें, ये मैंने भेजा था या फिर आपने खुद, जरा देखें इसमें आखिरी पेजेस। हाँ ये है, लाइन दे दें फटाफट, इन सबको ही दिखा दूं। चीजें देखने के बाद ज्यादा यकीन आता है हमारी आवाम को। अल्लाह अकबर। अच्छा माशाल्लाह, आपने ये सारे पेजेस भी निकाल लिए शुरू वाले, ठीक है, और सेकंड ईयर का भी निकाल लिया माशाल्लाह, वेरी गुड। सेकंड ईयर की भी अभी से तैयारी कर ली है, हैं? अच्छा सोचा ही नहीं, बोला बस जितना है सब निकाल लो, वेरी गुड भाई। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये एनेक्सर्स हैं जिन बच्चों के पास, ये देखें पेज नंबर 43, पेज नंबर, बेटा पेज नंबर 43 पर, पेज नंबर 43 पे एसएलओ खत्म हो जाते हैं। पेज नंबर 44 पे एनेक्सर ए है, उसमें अकाउंटिंग का फॉर्मूला, इक्वेशन वगैरह और एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये आपके पास एसएलओ में मौजूद है, सॉफ्ट कॉपी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इनकम स्टेटमेंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट मौजूद है कि सबसे पहले सेल्स आएगी, कौन से कॉलम में आएगी, फिर उसमें से सेल रिटर्न माइनस करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, ये पूरा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। तो मैं चाहता हूं ये फॉर्मेट पढ़ाने से पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट में जो चीजें आ रही हैं वो यहां पढ़ा दूं, इससे आपका माइंड सेट हो चुका होगा, आपको पता होगा कि कौन सी चीज कहां प्रेजेंट करनी है। पर्पस समझ आया? ठीक। और इसके बाद अगले ही पेज पर ये बैलेंस शीट का एक अदद फॉर्मेट है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। इंतहाई अच्छी बात यह है कि आपने ये सब इस साल बनाना नहीं है पेपर में, लेकिन अगर आपको बनाना नहीं आता और उसने कोई भी सवाल पूछ लिया इससे रिलेटेड, उसने एमसीक्यू में अगर आसान से आसान एमसीक्यू दे दिया और उसने बोला नेट सेल में से क्या लेस होता है, तो आपने तो फॉर्मेट पढ़ा ही नहीं है मिसाल के तौर पे, खुदा ना खास्ता ये सोच के कि नहीं फॉर्मेट तो पेपर में आएगा नहीं बनाने के लिए, तो आपने ये मेरे साथ यहां बनाना है। बिल्कुल ऐसे पढ़ाई करें कि जैसे पेपर रूटीन के मुताबिक होगा। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि एमसीक्यू होगा तो हम तुक्के लगाएंगे, नहीं, तुक्के वाला काम तो है ही नहीं। इसके बाद बैलेंस शीट के बाद दोबारा से एक इनकम स्टेटमेंट नजर आ रहा है, ये आपने नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ के तबियत खराब हो सकती है, ये सेकंड ईयर के लेवल के लिहाज से। तो पहला इनकम स्टेटमेंट और पहली बैलेंस शीट, बस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमने पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये हमसे शेयर किया। इस पे एक अदद और स्टेपलर लगा लीजिएगा, वैसे तो अभी मुनासिब है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब वर्कशीट के बारे में थोड़ा और बता देता हूं। वर्कशीट को 10 कॉलम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप गौर से देखें फटी हुई आंखों से तो आप गिन चुके होंगे शायद अब तक, क्योंकि इसमें 10 कॉलम बने हुए हैं, और वो 10 कॉलम में 5 मेन चीजें हैं। और मजे की बात बताऊं, ये आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से भी ज्यादा आसान लगेगा यहां तक। कहां तक? यहां तक। अगर हाईलाइट हुआ हुआ नजर आ रहा है, खुदा ना खास्ता आ रहा है, नजर आ रहा है,
आखिर पहला कॉलम कौन सा हाईलाइट हुआ है? ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। यानी आप जरा सोचिए, मैं कह रहा हूं ये उससे ज्यादा आसान है। किससे ज्यादा आसान है? इससे ज्यादा आसान है। सर क्यों आसान क्यों है? इसमें ट्रायल बैलेंस दिमाग में था, ट्रायल बैलेंस दिमाग में, एडजस्टमेंट दिमाग में, प्लस हो रही थी या माइनस, और फिर डायरेक्ट अमाउंट लिख रहे थे यहां पर। ऐसा ही है, आप यहां पर जो भी अमाउंट लिख रहे थे, जैसे आपने ये लिखा मिसाल के तौर पे, जनाब अली ये लिखा था मैंने 20, रेंट एक्सपेंस की अमाउंट कहां गई? 27। आपको याद है मैंने 25 लिखा था, ये देखें ऊपर फॉर्मूले में लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ पर, 25,000 और 2,000 प्लस करके दिखाया था। तो इसका मतलब है दिमाग में हमारे ये सब चल रहा है। लेकिन अब वर्कशीट इतनी प्यारी चीज है माशाल्लाह कि उसमें हम यहाँ पर अकाउंट का टाइटल लिखेंगे रेंट एक्सपेंस, उसका पहले से जो बैलेंस है 25,000 वो यहाँ आ जाएगा, 2,000 एडजस्टमेंट के डेबिट में आएगा, ये डेबिट और ये डेबिट दोनों प्लस होंगे। अगर आपको कर्सर नजर आ रहा है खुदा ना खास्ता, तो फिर यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 27 आएगा। तो आप इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे वर्कशीट को, क्योंकि आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ा है। तो एक काम करते हैं कि हम वो क्वेश्चन 27 की वर्कशीट पहले नहीं बनाते, सही है, हम क्वेश्चन 25 की वर्कशीट के लिए अपने पास तैयारी करते हैं। अच्छा, आज वर्कशीट अगर बनवाता हूं तो हो सकता है बहुत सारे लोग परेशान भी हों, बोले यार ये कैसे बनाएंगे, इतने सारे कॉलम है, हम तो थक जाएंगे, और वैसे ही इतने थके हैं, अल्लाह माफ करे आप। तो एक काम ये हो सकता है आप कहें तो मैं जो हूं कि आपको ईमेल कर देता हूं ये फॉर्मेट, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, आप खुद बना सकते हैं, आप खुद बना लें ये फॉर्मेट एक्सेल पे, वरना मैं आपको शेयर कर देता हूं। और अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते, आपके पास प्रिंटर नहीं है मिसाल के तौर पर, तो जो फिजिकल सेटअप में बच्चे आए हैं, जो घर पे बैठे हैं भाई, उन्हें तो कुछ ना कुछ खुद ही करना पड़ेगा ना, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मतलब घर में से अगर घर में प्रिंटर है तो घर में प्रिंटर में निकाल लें, वरना फिर बाहर किसी को भेज दें और बाहर से प्रिंट आउट करवा लें, वरना प्रिंट आउट नहीं करना चाहते बना लें ये फॉर्मेट। हाँ सर बनेगा कैसे? तो आप इसको 2 पेजेस पे आमने सामने बनाएंगे, रजिस्टर की डायरेक्शन को चेंज ना कीजिएगा। और ज्यादातर बच्चे इसको बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं वक्त बचाने के लिए क्लास में, क्योंकि फॉर्मेट बनाने में टाइम लग जाता है, और मजे की बात है आपका पेपर में इस साल तो ये बनाना नहीं है आपने, लेकिन अगर बनाने के लिए आए अगले साल, जैसे आप जो अगले साल बच्चे पढ़ेंगे उनके पास आएगा, तो पेपर में कभी भी ये फॉर्मेट हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ता। ये 10 कॉलम्स का फॉर्मेट ड्रॉ हुआ हुआ आता है, जैसे मैं कहता हूं जर्नल जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ हुआ हुआ आता है, हमें सिर्फ उसके अंदर ये बताना होता है कौन सी चीज डेबिट, कौन सी चीज क्रेडिट। तो इसी तरह वर्कशीट जब पेपर में आती है तो मजे की बात क्या है, वर्कशीट में यहाँ सारे अकाउंट के नाम भी लिख के देता है वो, सारे खुद ही, अक्सर तो इसके बैलेंस भी लिखे होते हैं यहाँ पर। सर तो हमें क्या करना होता है, फिर एडजस्टमेंट पढ़ के हमें एडजस्टमेंट को डेबिट और क्रेडिट में लिखना होता है, फिर प्लस माइनस करके हमें बनाना होता है। लेकिन इस साल आपके पास ये सारा काम नहीं है, इस साल आपको ये बनाना सीखनी है, क्योंकि इसमें से कोई सी भी चीज वो एमसीक्यू के तौर पर आपसे पूछ सकता है। ओके, अब इस 10 कॉलम वर्कशीट में पहले मेन कॉलम का नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। और मेरा जाती ख्याल है कि मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस आप सब जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम का नाम है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वही जो आपने अपने रजिस्टर में बनाई हुई है, उन्हीं एडजस्टमेंट को यहां पे लिखना है डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में। जो अकाउंट का नाम पहले से यहां मौजूद होगा उसके सामने वो चीज लिख देंगे, और जो अकाउंट का नाम नहीं होगा उसे नीचे जाकर यहां पहले उसका नाम लिखेंगे, जहां पर भी हमारे नाम खत्म होंगे ट्रायल बैलेंस के, और उसके अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद अगला कॉलम है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से कुछ चीजें जाएंगी इनकम स्टेटमेंट में और कुछ चीजें जाएंगी बैलेंस शीट में। रिदा बेटा आप नींद पूरी करके आया करो मेरा बच्चा, लाजमी, सही बता रहा हूं मैं, वरना मैं लतीफे तो सुना ही नहीं रहा हूं यहाँ पे, आपको पता है नींद तो आएगी, क्योंकि इस वक्त थ्योरी चल रही है, मेरी मजबूरी है, मैं हर वक्त कंपटीशन नहीं कर सकता। और आप लोग रात को सोएंगे नहीं तो आपको लाजमी नींद आएगी, मैं भी आपकी जगह बैठा हूंगा ना अगर, और मैं अपनी नींद पूरी नहीं करके आऊं तो पढ़ते हुए मैं भी सो जाऊंगा। ये एक फितरत है इंसान की, आप रिलैक्स हो जाते हैं बिल्कुल इत्मीनान से, आप चाह कर भी नहीं पढ़ पाएंगे, आप नींद का गलबा आप पे तारी हो जाता है, आप कहते हैं भाई सो जाओ। तो बहरहाल आप प्लीज अपनी नींद पूरी क्या करें, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो लाजमी सोएं। ओके, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से चीजें कहां जाएंगी? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। और कौन सी चीज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जाएगी ये मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक हम काम कर चुके होंगे उसके बाद बताऊंगा। सही है, इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है क्यों?
आपको ये भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बैलेंस शीट क्या शो करती है ये भी डिस्कस करेंगे। चलें, फिलहाल एक काम ये करता हूं कि आज आप ये फॉर्मेट मेरे साथ अभी बनाते हैं, अगर बिल फर्स्ट तो मेरा ख्याल है 5 मिनट में बन जाएगा फॉर्मेट, नहीं बनेगा? बन जाएगा। अच्छा, अब सुने, अगर आप ये अभी बना रहे हैं ना मेरे साथ अपने रजिस्टर में, तो आमने सामने के 2 पेजेस एंगेज करेंगे पहली बात, ठीक है? अच्छा, और हाँ, रजिस्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है आपने। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लेफ्ट वाला पेज है आपका, वहां पर ये टाइटल ऑफ अकाउंट का कॉलम इतना वाइड बनाना है कि उसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, सेल्स इक्विपमेंट, ये बड़ा नाम है ना काफी, वरना सारे छोटे छोटे नाम होते हैं, मसलन कैश, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये तो आराम से आ जाते हैं। तो बस आपको इतना भी वाइड मत कर देना कि बाकी कॉलम छोटे पड़ जाएं। और सर फिर इन कॉलम को कितना बड़ा बनाए, गौर से देख लो, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट को बड़ा भी कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए बनाते हुए, बता रहा हूं। ट्रायल बैलेंस का कॉलम इतना वाइड होगा, आपके पास डेबिट का कॉलम इतना वाइड होगा कि 6 डिजिट आराम से लिख लिए जाएं। समझ गए मेरी बात? इसी तरह हर डेबिट और हर क्रेडिट में 6 डिजिट आ जाएं, इससे ज्यादा वाइड बनाने की जरूरत नहीं है। मजे की बात है, ट्रायल बैलेंस का नाम छोटा है, ये आराम से आ जाएगा। एडजस्टमेंट भी आराम से आ जाएगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की अंग्रेजी जरा बड़ी होती है, तो इसको छोटा छोटा करके लिखिएगा, वरना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिखने में इतना बड़ा हो जाएगा कि कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट भी मुनासिब वर्ड और बैलेंस शीट भी आप फॉर्मेट बनाएं, लेकिन फॉर्मेट बनाने से पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन भी बताता हूं, कौन से क्वेश्चन के लिए बनाएंगे ये भी बताता हूं आपको। और काम ये करते हैं हम जनाब अली के क्वेश्चन 25 कह रहे हैं आप लोग, चले हाँ, फिर घर से आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये फायदा हो जाएगा। अब ये फॉर्मेट जब आप बनाएंगे तो मेरी बात सुनिएगा, जो यहाँ मौजूद है ये बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं लेकिन बहुत दुबला पतला हो जाएगा ये। मैं आपको कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा गाइड करूं। देखें बच्चों, यहां पर मेरे सामने 2 पेजेस तो है नहीं, आप यूं समझ लो, जो लोग ऑनलाइन है उन्हें भी बता रहा हूं, और जो फिजिकल यहाँ सेटअप में मौजूद है वो भी देखें, कोशिश करें, मैं कोशिश करता हूं समझाने की अच्छे से अच्छे तरीके से। ये पूरा फॉर्मेट है मेरे सामने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा जाती ख्याल है, अगर मैं गलत ना हूं, यहां तक इतना, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे आ जाए काम सारा, ठीक है? और ये 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, ये राइट हैंड साइड पर आ जाए, मेरा ख्याल है। अब इस तरह से आप कॉलम बना लें, इतना दुबले पतले भी ना बनाएं कि बाद में मुश्किल हो, समझ गए? हाँ सही है, देख लें, मतलब मुनासिब हो, बाद में पढ़ते में मुश्किल ना हो, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाएगा। ओके, अच्छा, जब आप ये बनाना शुरू कर रहे हैं या बनाना शुरू कर दिया, तो पेज के टॉप पर वो जो लाल हरी नीली पीली लाइन होती है, उसके ऊपर आपने 3 लाइंस यूटिलाइज करनी है। और वो 3 लाइंस में क्या आएगा? सबसे पहली लाइन में फर्म का नाम, दूसरी लाइन में आएगा वर्कशीट 10 कॉलम, हाँ यहाँ पे यूटिलाइज करना है, आपकी मर्जी है। आप वर्कशीट के टॉप पर 3 लाइन एंगेज करेंगे, ठीक है? नहीं प्यारे बच्चों, पूरी क्लास को बता रहा हूं कि अब आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 25 का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे, बस ये हम बना रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 25 की वर्कशीट बना रहे हैं, तो अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं है। और क्योंकि मैंने 25 लोगों से पूछा और उन्होंने बिल्कुल बहुत चीख चीख के बताया कि वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे से बना सकते हैं, सारे के सारे आलमी चैंपियन हो गए, सब के सब आलिम उल्मा बन चुके हैं, तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम डायरेक्ट वर्कशीट पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने वर्कशीट शुरू कर दी आज की क्लास में, और वर्कशीट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है। बाकी काम करने से इंशाल्लाह आपको और चीजें सीखने को मिलेंगी, समझ आएंगी। तो मैं भी एक काम ये करता हूं कि यहाँ पर लाइंस इंसर्ट कर देता हूं, क्या ख्याल है, ताकि आपको जरा फॉर्मेटिंग समझ आ जाए। दोनों पेजेस का सेंटर अगर ये है बिल फर्श कर रहे हैं हम, तो हाँ, दोनों पेजेस का सेंटर अगर मैं इसे मानूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन 25। यहाँ तो बच्चों को नजर ही नहीं आ रहा होगा ये, अब
क्वेश्चन 25 के बाद लिखूंगा पेज नंबर बताइएगा बेटा क्या है? 238 298। अच्छा भाई 97 कर लिया, ओके ओके। 297 298 मुनासिब कर लें जो भी है। बिजनेस का नाम, आज बिजनेस का कोई नाम नजर नहीं आ रहा। डैश डैश फर्म। सेकंड लाइन में लिखेंगे वर्कशीट, ब्रैकेट में लिख देते हैं 10 कॉलम। मशहूद कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? सर गलती से हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। फॉर द ईयर एंडेड, और क्वेश्चन में देखना भाई ईयर एंडेड है December 31st 2009। फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2009। मुझे बखूबी अंदाजा है कि आप लोगों को देखने में बहुत शदीद प्रॉब्लम है, लेकिन ये दोनों पेजेस के सेंटर में टॉप पे है, और ये ले मैंने बड़ा करके आपके सामने शो कर दिया इसे। सही है। डैश डैश फॉर्म वर्कशीट 10 कॉलम फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2009। मेरा आप सबको जाती मशवरा है, बाकी जैसे आप बेहतर समझें, आप ज्यादा अच्छा डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए। मेरा जाती मशवरा ये है कि आप लोग ना एक बार ये, या तो मैं आपको ईमेल कर देता हूं सब लोगों को, आप इसका प्रिंट आउट लेके कोई 7-8 पेजेस या 10 पेजेस, हर स्टूडेंट 10 पेजेस का प्रिंट आउट ले ले, एक पेज का प्रिंट आउट ले और उसकी फोटोकॉपी करवा ले। और अगर आपको मुश्किल है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, ताकि मैं यहाँ पर फोटोकॉपियर को दे दूंगा फॉर्मेट, और आप उससे 5-10 रुपए हदिया दे के बदले में खरीद सकते हैं। या मैं देख लूंगा, अगर वो कॉलेज की मैनेजमेंट मुझे अलाउ करती है कि हाँ जी आप जो है वो इतने फॉर्मेट फी सबीलिल्लाह बांट सकते हैं बच्चों में, उन्हें एतराज ना हो, तो मैं 25 बच्चों के लिए 10-10 पेजेस इंशाल्लाह वहां से ले आऊंगा उनसे कॉपी करवा के। हाँ बैलेंस, अच्छा जी। अब हम फॉर्मेट को वापस शो करते हैं। ये फॉर्मेट पे हम आ गए। ये क्वेश्चन नंबर भी आप लोगों ने लिख लिया ना अपने पास, इस तरह से पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। इंडेक्स की तैयारी, इंडेक्स कहां बनाएंगे? नहीं बनाया? अच्छा एक काम ये करें, इंडेक्स अगर नहीं बनाया तो आप इसको एडजस्टमेंट के इंडेक्स में लिख दीजिएगा, और अगर एडजस्टमेंट के इंडेक्स में भी ना लिख सकें तो फिर यहां से जहां से आप बना रहे हैं इससे एक पेज पीछे पेस्ट कर दीजिएगा अलग से इंडेक्स इसका। ज्यादा नहीं बनवाएंगे हम आपसे वर्कशीट, बहुत थकन वाला काम है ये, क्लैरिकल काम है, इसमें कोई लर्निंग नहीं है बहुत ज्यादा हमारी। आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। असल लर्निंग जो थी ना वो थी एडजस्टमेंट में, बस एडजस्टमेंट बनानी आ गई तो समझ लो अब आपकी जिंदगी आसानी की तरफ जा रही है। ये क्लैरिकल काम है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में अच्छा, आप में से कोई बच्चा अगर चैंपियन है बिलफर्स एक्सेल पर, ये जिसपे मैं काम करता हूं, वर्ड पे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा फॉर्मेट, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ये मुश्किल हो जाएगा इसे संभालना। एक्सेल पे ये आसान है। अगर आप एक्सेल पे बनाना चाहते हैं, आप अपने घर पे अपने लैपटॉप पे बैठ के आराम से एक्सेल पे काम करें। हाँ कर लें, और फिर मुझे शेयर करवा दें वो फाइल एक्सेल की, ये भी हो सकता है। कैसा? लेकिन हाँ आगे कर दूं, अच्छा। लेकिन इसमें यह है कि बस क्रेडिबिलिटी पे आपकी मैं शक नहीं करूंगा, और आप भी मुझे धोखा ना दीजिएगा कि इसकी एक्सेल की फाइल उसके नाम से मेरे पास आ रही है। ये वाला काम अगर हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे? हाँ तो इसलिए हम ये वाले कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाह रहे। ऑनलाइन कल्चर जो है ना, ये अभी हमारे मुल्क के लिए खतरनाक है। हमारे बच्चे शॉर्टकट ढूंढते हैं। जी मेरा बच्चा, आवाज नहीं आई। फिजिकल वाले ऐसे ही बनाए अगर आप, और मैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा। रीजन, आप ये बनाने में आपके 5 मिनट भी वेस्ट हो रहे हैं ना, मैं समझता हूँ वो 5 मिनट भी बहुत कीमती हैं इस वक्त।
तो आप ना वो जो मैं फॉर्मेट आपको ईमेल करूंगा, आप उसकी खुद प्रिंट आउट ले सकती हैं, खुद ले लें, या फिर जो है फोटोकॉपियर के पास मैं एक पेज रखवा दूंगा, वो आप उससे आके बोले हमें 10 वो वर्कशीट का पेज दे दो सर इमरान ने जो रखवाया अकाउंटिंग के, तो वो आपको 10 पेजेस दे देगा, और वो आपसे 10 20 रुपए मेरा खाली हदिया बनेगा इसका। एक पेज 2 रुपए का होता है शायद। वैसे मैं पूछता हूँ आज ही, अगर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप बच्चों को खुद प्रिंट करवा के दे दें, तो मैं कॉपी करवा के ला के दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। कम से कम दो दो तो दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये कि आप मुनासिब कर लीजिएगा। हाँ, ओके। बैलेंस शीट के बाद कुछ भी नहीं है, बस बैलेंस शीट पे खत्म है, ये देखें। बैलेंस शीट के बाद तो खत्म हो गया ना, ये बैलेंस शीट के आखिरी कॉलम है, 10 हो गए कॉलम अगर आप देखें। अच्छा, अच्छा जी, अब करना क्या है? बिस्मिल्लाह आज हो जाएगी, आमीन होने में टाइम लगेगा बेटा। हाँ, अटेंडेंस मार्क कर दें, शाबाश, सब बच्चे चलें अटेंडेंस मार्क कर दें, और दोबारा आने के लिए तैयार। सही है, दोबारा आने के लिए तैयार रहना है, अटेंडेंस मार्क कर दें। और अगर मैं मेल ना कर सकूं खुदा ना खास्ता, तो मुझे याद दिला देगा कोई ना कोई इंसान, और मैं मेल आपको अभी नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा अभी कर दूं कुछ लोगों को, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मेल कर दूं, और बाकी फिजिकल वालों के लिए एक दो वर्कशीट मैं कोशिश करता हूं कल ले आऊं तोहफतन। व्हाट्सएप पे डाल दूं, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा फॉर्मेट। सही है, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, वो ज्यादा आसान है, सही बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे तो सभी लोग हैं। अच्छा बच्चों, तो फाइनली अगर ये फॉर्मेट बन चुका है, तो इसमें लिखने का कागज बहुत ज्यादा वाइड बना लिया आपने, ये वाला जगह बहुत बच गई। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये थोड़े से और चौड़े हो जाते हैं ना तो अच्छा होता है, लेकिन चलें बहरहाल। अच्छा, फॉर्मेट बन चुका है, जबरदस्त। माशाल्लाह तकरीबन लोग फॉर्मेट बना चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑनलाइन वालों ने भी फॉर्मेट बना लिया, अटेंडेंस मार्क हो गई है। ऑनलाइन वालों ने भी अगर फॉर्मेट बना लिया तो बहुत अच्छा काम किया। रजिस्टर ही नहीं है, इस पे बना लिया। हाँ जी सर, थोड़ा तेजी से ना जरा, जितनी भी कमजोरी हो लेकिन आप तेजी का मुजाहरा करें। बन गया सर, पूरे पेज पे बनाना था ये। आपको क्या लगता है आधे पेज पे खत्म हो जाएगा? बेटा ये अल्लाह से ये दुआ करें कि ये इसी पेज पे खत्म हो जाए। ये वर्कशीट अगर अगले पेज पे गई तो दोबारा ये सारे कॉलम बनाने पड़ते हैं एक ही सवाल के, समझ रहे हैं? तो क्लैरिकल काम है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्लैरिकल है। ओके, शुरू करते हैं अब इसे। सर सबसे पहले क्या लिखना है भाई? अकाउंट के नाम लिखने, क्या लिखने? अकाउंट के नाम। अच्छा, अब आप मुझे बता दो, फिर बोल रहा हूं ईमानदारी से, अगर आपको इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आप अभी ओवरकम करने की कोशिश करो। कैसे? आप जानबूझ के, फिर आपसे बोल रहा हूं, आप इसमें जब चीजें लिखो यहां पर, तो आप लिखने का अंदाज क्या इख्तियार करो? पहले एसेट, फिर लायबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर एक्सपेंस, फिर रेवेन्यू। हालांकि, और फिर जब मुझे एक दो वर्कशीट बनवाने के बाद मैं रियलाइज कर लूंगा कि अब आप एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू को पहचानने में चैंपियन हो गए हो, फिर मैं आपको जिस तरह लिखा होगा, जैसे अगर आज मैं सवाल देखूं तो यहां पे सबसे पहला नाम है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, ओपनिंग, प्रीपेड, इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, हम इसको इसी तरह कॉपी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं। सर फिर आज कैसे कॉपी करेंगे? आज हम सीक्वेंस में कॉपी करेंगे जानबूझकर। क्या फायदा होगा सीक्वेंस में कॉपी करने से? हमारे सारे एसेट एक तरफ, हमें पता होगा ये एसेट है, हमें पता होगा ये सारी लायबिलिटी है, क्योंकि हम सीक्वेंस से लिख रहे होंगे। तो फिर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाते हुए इतनी आसानी हो जाएगी आपको कि आपकी सोच है। इसलिए मैं जानबूझ के ये काम करवा रहा हूं, तो मेरा साथ दें और मुझे बताएं सबसे पहला टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है? आवाज ही नहीं आ रही है। कैश। तो आपकी इजाजत से यहां कैश लिख दें हम, आप भी लिख लीजिए। अल्लाह अकबर, ये तो बहुत